हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें हम जो रोजगार विद अंकित सर के ऐप में मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। इसमें वीकली भी आता है और मिनी मॉक भी दिल्ली पुलिस का स्टार्ट है तो उस मिनी मॉक को भी सॉल्व करते हैं। आज इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वीकली मॉक आया है यानी कि संडे के संडे जो मॉक आता है उसमें हम मैथ के सवालों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एसएससी जीडी का जो मॉक था, देखिए एसएससी जीडी का, इसे सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। उसमें जो 20 मैथ के सवाल आए थे वो सारे मैथ के सवालों को अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हमने वहाँ पर बताया, ठीक है। तो आप उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। और एक बात और आपको बता दें कि जो अंकित सर का न्यू बुक आ रहा है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जो अंकित सर का न्यू बुक आया है, ये जो आपको दिख रहा है बुक, इस बुक को भी हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। इसमें से एवरेज चैप्टर को हमने पूरा कवर कर दिया है और जो आगे के परसेंटेज चैप्टर हैं उसमें आधा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना दिए हैं। और क्वेश्चन मतलब कुछ एक क्लास दो क्लास में वो पूरा जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। उससे आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसका लिंक जो है आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और नहीं तो उसका प्लेलिस्ट मतलब प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप चैनल पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, एसएससी जीडी न्यू बुक के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक है इसमें 15 मैथ के सवालों को देखेंगे, ठीक है। तो पूरे मैथ के सवालों को देखेंगे अच्छे कंसेप्ट के साथ, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए 90 मिनट का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। अब आपका इसका एग्जाम डेट पूरा रिलीज हो चुका है और जीडी का भी एग्जाम एक ही साथ रिलीज हुआ था, तो अब इसकी तैयारी में पूरी अच्छी तरह से लग जाए। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले का जितना भी मॉक था, अगर आप मॉक दिए होंगे और नए हैं और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता होगा तो आप वहाँ से जाकर इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 29 अक्टूबर का जो मॉक है इसमें 15 मैथ के सवाल जो आए हैं उसे देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर एक से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों को परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा, ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन है। मान लीजिए संख्या क्या हो सकती है, दो अंकों की एक्स और वाई हो सकती है। ये हमारा इकाई का स्थान होता है और ये हमारा दहाई का स्थान होता है। तो इसे हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस दहाई का स्थान होता है तो 10 में 1 से गुना करेंगे, ठीक है। और ये इकाई का स्थान होता है तो इसको जोड़कर ही संख्या प्राप्त हुई होगी। अब इसे समझाते हैं। मान लीजिए 11 है, y की जगह 1 है और x की जगह 1 है, तो x में हम 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 1, ठीक है। और y में प्लस करके y के स्थान को लिखेंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। वहीं हम लिखे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि अंकों को आपस में बदल रहे हैं, यानी कि x की जगह y या y की जगह x कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, yx। तो इसको क्या लिखेंगे, 10y प्लस का x। इसे मतलब इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों का अंतर हमें देखना है कि कितना है। दोनों का जब हम अंतर निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, दोनों का अंतर हमें 54 निकालना है। तो देखिए क्या करें, 10x प्लस का y माइनस का 10y, ठीक है, माइनस का x बराबर किसके है, तो 54 के है। 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x। और देखिए 9x यहाँ y में से जब 10y को घटाएंगे तो माइनस 9y बचेगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 54 के। यानी कि x माइनस y किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 छक्का 54, 6 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का अंतर कौन सा हो जाएगा, 6 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। पहले अंतर बोल रहा है तो पहले देखिए ऑप्शन ए में 6 है और किसी ऑप्शन में नहीं, तो हम इसे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हैं वो भी तो देखना है ना। तो देखिए जीरो को लेंगे, अगर मान लीजिए जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि आगे जाकर जब इसको हम आगे लाएंगे तो एक अंक की संख्या बन जाएगी। तो पहली संख्या अगर हम 1 लेते हैं तो हमें दूसरी संख्या क्या लेना पड़ेगा, इससे 6 अधिक यानी कि 17 लेना पड़ेगा। यानी कि संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 17 और 71 हो सकती है। दोनों का जब हम अंतर देखेंगे तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 54 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों का अंतर देखिए इन दोनों संख्या के बीच में 6 का अंतर है, ठीक है। और इन जब दोनों संख्या को घटाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 54 के बराबर आ जाएगा। यही क्वेश्चन कर रहा है, इसको घटा कर देख लीजिए। 11 में से 7 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 54। यानी कि एक संख्या हमारा 17 बन जाएगा। अब जब 1 ले लिए तो उसके बाद 2 लेंगे, 2 लेंगे तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। यानी कि संख्या 28 हो सकती है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 82। 28 और 82 के जब अंतर देखेंगे तो भी 54 आएगा। फिर लेंगे 3,
3 के बाद इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी कि 39 और 93, 39 और 93, यानी कि 39 और 93 का भी अंतर देखेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा। और दोनों के बीच अंतर कितना है 6, तो हमारी ऐसी कितनी संख्या बनी, तो 1 2 और 3, ऐसी 3 संख्या ही बनी, तो 3 संख्या ही बनी तो 6 और 3 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या करा है, इस क्वेश्चन में जब आप इसका अंतर ही जब निकाल लीजिएगा ना, दोनों संख्या के बीच का अंतर, वहीं से हमें आंसर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान है। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत सारा बनाया है। तीनों अंक समान कैसे होंगी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 1 1 1, और उसके बाद क्या हो जाएगी 2 2 2, ऐसे ही डैश 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 करते करते लास्ट वाली संख्या हो जाएगी 999। यानी कि सिंपली कह रहा है कि 111 का जो टेबल होता है उसे लिखना है 3 अंक तक। ठीक है, अब देखिए सब में अंतर बराबर हो जाएगा। यहाँ अंतर क्या आएगा 111, यहाँ भी अगली वाली संख्या के साथ देखेंगे तो हमारा अंतर 111 ही आएगा। तो जब इस टाइप की संख्या की जब हम औसत निकालते हैं, जब सबका अंतर बराबर हो अर्थात एपी में हो, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बराबर ही जो होता है हमारा एवरेज होता है। एवरेज में इस टाइप का क्वेश्चन था, जब उस बुक को हमने सॉल्व किया था तो एवरेज के चैप्टर को जो सॉल्व किए थे तो इस टाइप का क्वेश्चन था, तो अब वहाँ से सीख सकते हैं। यानी कि इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़िए 9 और 1 10, ठीक है, फिर 9 1 10 और 1 11, 9 1 10 और 1 11, इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 1 1, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि एवरेज क्या प्राप्त होगा 555। 555 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए अगर आपको यहाँ क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ये छोटा में दिया है, तो अगर आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है तो ठीक है, और नहीं तो अब जब टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप यहाँ आकर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वर्षकालीन दिन में 5 सेंटीमीटर क्यूब वर्षा हुई, 2.5 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली वर्षा के जल का आयतन कितना होगा। पहले तो देखिए 5 सेंटीमीटर क्यूब वर्षा हुई ना, यहाँ देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, यहाँ सुधार होगा, शायद 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ ऊंचाई हमें प्राप्त होगी 5 सेंटीमीटर की, और हमारा जो भूमि है 2.5 हेक्टेयर के भूमि पर वर्षा हुई है। देखिए इसका कहने का क्या अर्थ है, मान लीजिए ये 2.5 हेक्टेयर का कोई भूमि है, इस पर वर्षा हुई है, वर्षा होकर इतना वर्षा हुई है ना कि हाइट 5 सेंटीमीटर की हाइट तक इसमें वर्षा भर गई है। यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, अब पहले हमें निकालना होगा वर्ग मीटर में इसका आयतन निकालना है। तो जब हम इस भूमि का इस इसका जब वर्षा जल का आयतन निकालें, मतलब जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो भूमि है इसका क्षेत्रफल है इंटू जितना इसका ऊंचाई है वर्षा का, इस ऊंचाई से जब हम गुना करेंगे तो आयतन निकलेगा। लेकिन सबको हमें मीटर क्यूब में रखना है। तो देखिए 2.5 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है समझिए, 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है हमारा 100 मीटर का उसका लंबाई होना चाहिए, और कोई भूमि का 100 मीटर का लंबाई और 100 मीटर का जब चौड़ाई होगा तो उसे हम 1 हेक्टेयर ज़मीन बोलेंगे। यानी कि सीधी बात में समझिए कि 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है, मतलब 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो हम यहाँ से 2.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा 25,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इस सेंटीमीटर को जो हम मीटर में चेंज करेंगे, यानी कि जब 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 5/100 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। एरिया हमारा दिया है 25,000 मीटर स्क्वायर, ये भूमि का जो क्षेत्रफल नहीं दिया है ना 25,000 मीटर स्क्वायर, इसमें जब ऊंचाई से गुना करेंगे तो हमारा पूरा वर्षा जल का आयतन निकल कर आ जाएगा। तो समझिए एरिया कितना है 25,000, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है, 25,000 इंटू 5/100 जब निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 25 पंजे 125, 125 पर 1 जीरो हो जाएगा तो 1250 जो हो जाएगा आयतन क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ आयतन वर्ग मीटर में नहीं, यहाँ आयतन होता है मीटर क्यूब में, तो 1250 ही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए इसमें देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब 10,000 वर्ग मीटर को 1 हेक्टेयर कहते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, और नहीं तो पहले तो ये क्वेश्चन देते समय मतलब कोष्ट में दे देना चाहिए था कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। मतलब ज़्यादातर एग्जाम में दे भी देता है, तो अगर नहीं देगा तो आप इसे ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। फिर भी डाउट रहता है तो इसे बताइएगा, फिर हम आगे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति ने 30,000 की धनराशि का कुछ भाग 12% वार्षिक और शेष 16% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया। 3 वर्ष समाप्त होने पर कुल प्राप्त ब्याज एक एक 13,950 था। तो 12% वार्षिक पर धनराशि और 16% पर धनराशि के बीच अनुपात क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हमें दोनों का तो पहले राशि निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों पर जब राशि निकालना पड़ेगा तो यहाँ देखिए 30,000 रुपया है ना, और 30,000 रुपया प्रत्येक को हमने अगर मान लीजिए 16% पर दे दिए होते, 16% पर 3 साल के लिए देते तो ब्याज कितना प्राप्त होता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। देखिए 16 3 48, देखिए 16 में 9 से जब गुना करेंगे तो 16 में ये कितना होता है 144, 144 होता है ना, तो यानी कि 144 पर कितना जीरो, 2 जीरो, 14,400 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है 13,950 रुपये का ही। समझिए यहाँ ब्याज प्राप्त कितना हो रहा है तो 13,950 रुपये का। इस टाइप से हमने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है। जीरो से जीरो गया जीरो, जीरो से जीरो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 13, 13 में से 9 गया 4, यहाँ 450 रुपया हमें जो है एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन में दिया है कि 13,950 रुपया ही ब्याज प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारे अनुसार आ गया 14,400, यानी कि 450 रुपया जो है एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त हो गया। क्यों एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त हुआ है कि कुछ राशि को यानी कि 100 रुपया को दिए थे 12% पर, लेकिन उसको भी काउंट कर लिए हैं 16% पर ही, यानी कि 4% उसका एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। और कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 100 से हम भाग देंगे तो हमें ब्याज प्राप्त होगा, किसके बराबर हो जाएगा 450 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इसको जब कटाएंगे तो किससे कटाइए, 4 से जब इसको कटा दिए तो कितना हो गया 25, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 45, यानी कि 150। एक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा तो 150 इंटू 25, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 125, ठीक है। 25 से कम 25, 25 और 12 कितना होता है 37, यानी कि 3750 रुपया जो है 12% पर प्राप्त हो गए। देखिए 12% पर हमें राशि कितना दिया था 3750 रुपया, तो हम 16% पर कितना दिए होंगे। जब 12% पर 3750 दिए हैं तो टोटल राशि कितना लिए हैं हम 30,000 रुपया, और 30,000 में से जब इस 3750 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 29, 29 में से 3 गया 26, यानी कि 26,250 रुपये जो है 16% पर प्राप्त किए होंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो हमसे रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यही रेशियो निकालते हैं। कटाइए, जीरो से जीरो कट गया, पहले 12% वाले को रखना था फिर 16% वाले को रखना था, उसी फॉर्म में आया है। अब एक सेकंड रुकिए, एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। अब स्टार्ट करते हैं। कॉल आ गया था, इसमें देखिए अब इसका और इसका हमसे रेशियो पूछ रहा है, यानी कि दोनों को हम अगर भाग देंगे तो वहीं हमसे रेशियो आ जाएगा। 3750 है 12% पर और 26,250 था 16% पर, उधार ली गई राशि थी, ठीक है। अब इसको कटा कर देखते हैं। देखिए यहाँ 25 से जब इसको घटाएंगे तो कितना कटेगा 25 से कम 25, 12 5 25 से 25 बचे 125, 25 से इसको कटाइए 25 से कम 25, यहाँ बचा 1 2 5 जीरो हो जाएगा, और ये क्या बचेगा जीरो हो जाएगा। अब 25 बचे 125, 105 बचेगा। 15 से इसको कटाएंगे तो 15 7 105, यानी कि ऊपर में बचा है। देखिए जब इसको हम 3750 में जब 26,250 को कटाए हैं तो 1/7 आया, यानी कि रेशियो भी हमारा इसी रेशियो के अनुपात में हो जाएगा, 1:7 के रेशियो में। तो 1:7 के रेशियो में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए है। ऑप्शन बी में 7:1 है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 12% पहले रखना है 16% बाद में रखना है, तो 12% वाले को हम पहले रखे हैं, 16% वाले को जब बाद में रखे हैं, तो रेशियो हमारा 1:7 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप बताइएगा, हम इसे अलग से ही बता देंगे। आज के क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड, 4 बन गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग बढ़िया से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधिकारी किसी कार्य को 240 दिनों में पूरा करवाने का दायित्व लेता है। वो 500 व्यक्तियों को 80 दिन के लिए नियुक्त करता है और ये आधा कार्य पूरा करते हैं। उसके बाद वह व्यक्तियों की संख्या कम करके 200 कर देता है, जो 100 दिनों तक कार्य करते हैं। उसके बाद 10 दिन अवकाश रहता है। कार्य पूरा करने हेतु अवधि के लिए कितना व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए। देखिए समझिए, हमारा जो टोटल कार्य होता है, टोटल कार्य क्या होता है, जितने व्यक्ति हैं यानी कि मैन में और दिन में गुना करते हैं तो हमारा कार्य होता है, ठीक है। पहले क्या कर रहा है, 500 व्यक्ति हैं, उसमें 80 दिन उन लोगों को कार्य कराया जा रहा है, ठीक है। 500 व्यक्ति को कितना दिन काम कराया जा रहा है, तो 80 दिन कार्य कराया जा रहा है, ठीक है। तो कार्य कितना हुआ 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 40 पर कितना जीरो, 2 और 1 3 जीरो, यानी कि 40,000 जो है यहाँ कार्य हुआ है। और ये जो कार्य है ये आधा कार्य है, यानी कि पूरा कार्य कितना होगा तो 80,000 कार्य होगा। 80,000 का आधा कितना होता है 40,000, यानी कि टोटल कार्य हमें कराना है 80,000 कार्य को कराना है, ठीक है।
अब उसके बाद क्या किया गया कि 500 व्यक्तियों में से अब संख्या कम करके 200, मतलब संख्या कम करके 200 कर देता है, यानी कि अब 200 व्यक्ति है, ठीक है। और 200 व्यक्ति जो है 100 दिन तक कार्य किए हैं, तो कितना कार्य किया है, तो 20,000 कार्य हुआ है, ठीक है। अब देखिए 40,000 यहाँ कार्य हो गया, 20,000 यहाँ क्या कार्य हो गया, तो कार्य हुआ कितना, 60,000 कार्य हो गया। और कितना दिन कार्य हो चुका है, तो 80 और 100 कितना होता है, 180 दिन। 180 दिन जब कार्य हुआ तो हमारा 60,000 कार्य हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, 10 दिन का अवकाश लिया जा रहा है, यानी कि छुट्टी लिया जा रहा है, तो 10 दिन इसमें जुट जाएगा, यानी कि 190 दिन में जो है 60,000 कार्य हुआ है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि कार्य पूरा करने हेतु अवधि के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए। अब देखिए 80,000 हमारा टोटल कार्य था, जिसमें से 60,000 कार्य हो चुका है, तो अब कितना कार्य बचा है, तो कार्य बचा है 20,000 कार्य बचा है, ठीक है। और हमारे पास दिन कितना बचा है, हमें टोटल कार्य का जो है 240 दिन का ठेका लिए थे, यानी कि 240 दिन में जो है हमें कार्य को कंप्लीट करके दे देना है, ठीक है। जिसमें से 190 दिन कार्य हो चुका है, ठीक है। अब टाइम बचा कितना हमारे पास, तो 50 दिन टाइम बचा है। अब इस 50 दिन में हमें 20,000 जो है कार्य को कंप्लीट करना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 50 से इसमें डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 के 20 यानी कि 400। 400 अगर व्यक्ति रहेंगे तो वो 50 दिन में जो है 20,000 कार्य को कंप्लीट कर देंगे। तो 400 व्यक्ति कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना उसमें लैंग्वेज दिया होता है, तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपको केवल लैंग्वेज समझते हुए आगे स्टेप वाइज बढ़ना था और आपका आंसर आसानी से आ सकता था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि यदि रोहित कंचों को कतार में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकता है कि प्रत्येक कतार में 10, 16 और 24 कंचे हो और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी हो, तो उसके पास न्यूनतम कितने कंचे हैं। देखिए समझिए, इसे पूर्ण वर्ग हमें बनाना है, ठीक है। 10 है, 16 है और 24 है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए पहले वैसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो 10, 16 और 24 तीनों से कटेंगी, तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8 इंटू 3 करेंगे, 16 कटाने के लिए 8 है और 2 से गुना कर देंगे तो 16 कट जाएगा। अब देखिए 10 कटाने के लिए 2 है और एक 5 से गुना कर देते तो हमारा क्या होता कि ये पूरा कट जाता, मतलब 10 भी कट जाता। अब देखिए हमें वर्ग बनाना है, इन 8 दूनी का 16, 16 का तो एक वर्गमूल होता है, यानी कि 4, 16 जो है वर्ग होता है, खुद 4 का वर्ग होता है। अब उसके बाद एक 3 है और एक 5 है, इसमें एक और 3 रहता और एक 5 रहता। देखिए एक 5 रहता और एक 3 से अगर हम और गुना कर देते तो हमारा पूरी संख्या वर्ग हो जाती। जैसे 16 का जब हम वर्गमूल निकालते तो 4 होता, 2 3 था तो एक 2 3 था, देखिए क्या होता, यहाँ हो जाता 16, एक 3 और लेते तो कितना होता 9, और एक 5 और लेते तो कितना होता, एक 5 और ले लिए तो कितना हो गया 25। यानी कि ये जो संख्या हो गई अब हमारी पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि 16 भी किसी न किसी का वर्ग होता है, जैसे 4 का वर्ग होता है, 9 भी 3 का वर्ग होता है, अब 25 भी 5 का वर्ग होता है, तो हमारी ये वर्ग आ गई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इन सब में गुना करना है। तो जब गुना करना है तो आसानी से गुना कीजिए, देखिए कैसे गुना करेंगे। 16 में अब इसी वाले पार्ट को हम ऐसे लिखे हैं ना, इसी वाले पार्ट को, तो हम इसी को गुना करते हैं। देखिए कैसे, 16 पंजे 80, 80 पंजे कितना होता है, 80 पंजे 400, यानी कि 400 हो गया, 400। और उसके बाद 2 3 बचा तो तितरी के 9, जब 400 में 9 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी कि 3600 जो हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 3600 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन से भी अगर चेक करते तो देखिए, ऑप्शन से जब चेक करते 2700 तो हमारा छट जाता, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचता, तो 3 ऑप्शन बचता तो कहीं ना कहीं आपको ये बनाना ही पड़ता, जिससे हमारा आंसर क्या आ गया 3600, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि पहले के तुलना में 4 गुना अधिक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए किसी कर्मचारी का 100 रुपया वेतन है, इसमें 2.5 गुना की वृद्धि हो गई, यानी कि वेतन कितना हो गया 250। तो परसेंट में कितना का वृद्धि हुआ, तो कहिएगा 150% का वृद्धि हुआ है। अब हम ऐसे सक्सेसिव को लेना है, सक्सेसिव मतलब 150% कैसे आएगा, पहले एक्स की वृद्धि हुई होगी, फिर वाई की वृद्धि होगी, और फिर दोनों में वृद्धि हुई होगी XY/100, यानी कि इसी सक्सेसिव से हमें 150 लाना है। अब देखिए हम इसे ऑप्शन से बनाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगा। पहला ऑप्शन हम डाल कर देखते हैं 12%। अगर मान लीजिए 12% है तो दूसरा वाला जो परसेंटेज है इसका 4 गुना यानी कि 48% होगा। फिर आगे जब करेंगे तो 12 इंटू 48 बटे में 100 होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 48 60, 60 में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 8 96, अब 12 चौक 48, 48 9 कितना होता है, तो 48 9 57, यानी कि 5.76 होगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 150 आएगा, नहीं आएगा तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं 25%। 25
25 है पहला, तो दूसरा का इसका 4 गुना होगा, 25 चौके 100 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 25 × 100 और बटे में 100, ठीक है। 25 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। और जब इसको कटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 25। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। 150 बराबर आ गया 150% के, तो यानी कि यहाँ हमारा ये सेटिस्फाई कर गया, तो 25% वाला ही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इसे अब देखिए, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे जब सक्सेसिव वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसे ऑप्शन से, क्योंकि 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, जब 4 ऑप्शन मौजूद है तो आप इसे फास्ट चेक कर सकते हैं। हमको देखते ही लग गया था कि 12% वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें 150 तक जाना है, तो 25 और 100 का तो सक्सेसिव लगना ही चाहिए। तो 25 वाला ही आंसर, अगर आपके पास 150% का सक्सेसिव मतलब ध्यान में रहता है तो आप सीधे 25% लिखते और आपका आंसर आ सकता था। पहला 25 होगा तो दूसरा अपने आप 100 हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना है इसका। जब 25 और 100 पर सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारे 150 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें हम, ऑप्शन का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि देखिए ऑप्शन जब हमारे पास मौजूद है तो हमें केवल आंसर तक पहुंचना है। वहाँ एग्जाम में आपका आंसर की में केवल आंसर पता होता है और आपका नंबर दिखता है। आप ये कहीं नहीं दिखाता कि आप किस मेथड से सॉल्व किए हैं या फिर क्या सॉल्व किए हैं, तो आपको किसी भी तरह से आंसर तक बस पहुँचना होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक यात्री रेलगाड़ी बिना आराम के लिए 85 किलोमीटर/आवर की औसत चाल से और विराम के साथ कह रहा है कि 68 किलोमीटर/आवर की औसत चाल से चलती है। 1020 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय हमें बताना है। देखिए समझिए, अगर 1020 किलोमीटर को 85 के स्पीड से चले, जो कि विराम की अवस्था में नहीं है, मतलब यहाँ विराम नहीं कर रही है, रुकते हुए नहीं चल रही है, तो कितना टाइम लगेगी। 17 से कटाएंगे तो 5, और 17 से इसको कटाएंगे तो 60, 5 से इसको कटा दीजिए तो 12 घंटे का टाइम लगेगा। वही विराम के साथ चलती है 1020 किलोमीटर को, तो उसका स्पीड हो जाता है 68 के स्पीड से। 17 से इसको कटाएंगे तो 4, और 17 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 छक्का 102, 4 से इसको कटाइए तो 15 घंटा। अब देखिए, जब विराम के साथ चल रही है तो 15 घंटा का टाइम ले रही है, और विराम नहीं ले रही है तो 12 घंटा का टाइम ले रही है। तो कह रहा है कि विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय, तो कितना घंटा का विराम ले ली है, तो 3 घंटा का विराम लिया है। बस यही क्वेश्चन हमसे कर रहा था, 3 घंटा वाला आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 इसे भी यहाँ सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक छात्रों ने पेनों का डिब्बा 15 रुपये में 6 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 12 रुपये में 4 पेन की दर से बेच दिया। अब देखिए, 15 रुपये में खरीदा है कितना, 6 पेन, ठीक है, और 12 रुपये में बेच कितना रहा है, 4 पेन। तो पहले जितना पेन खरीद कर लाया है उतना पेन तो उसको बेचना भी चाहिए, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 12, यानी कि 12 पेन खरीद कर लाया है और 12 पेन बेच रहा है। तो 6 से 12 जाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, और 4 से 12 जाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। जब इधर 2 से गुना किए हैं तो रुपया में भी 2 से गुना करेंगे, और यहाँ रुपया में 3 से गुना करेंगे। यानी कि यहाँ समझिए 15 दूनी कितना हो गया, 30, और यहाँ 12 तिया 36। अब देखिए, 30 रुपया में 12 पेन खरीद कर लाया था और 36 रुपया में 12 पेन को बेच रहा है। अब देखिए, जितना 12 पेन खरीद कर लाया था तो 12 पेन बेच रहा है। यहाँ दिया था 15 रुपये में 6 पेन खरीद कर लाया था, 12 रुपये में 4 पेन। तो पहले हम आर्टिकल को बराबर कर लेते हैं, मतलब जितना पेन खरीद कर लाया है उतना ही पेन उसको बेचना है। तो 30 रुपये में 12 पेन खरीद कर लाया है और 36 रुपये में 12 पेन को बेच रहा है, तो कितना का मुनाफा कर रहा है, 6 रुपया का, यानी कि 6 रुपया जो है उसने लाभ कमाया। समझिए, 6 रुपया उसने लाभ कमाया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 360 रुपया लाभ कमाया, ठीक है। 6 का वैल्यू 360 के बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि डिब्बों में पेनों की संख्या कितनी थी, तो पेन की संख्या कितना आया हमारा, 12, तो 12 का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 6 का वैल्यू 360 है, तो जब इधर हम गुना करेंगे 2 से, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। उसी तरह 360 में भी 2 से जब गुना कर देंगे तो हमें पेनों की संख्या आ जाएगी 36 दूनी 72, 720 पेन होंगे। मतलब देखिए, यहाँ 6 रुपया का मुनाफा हो रहा था, तो क्वेश्चन में कर रहा था 360 रुपया का मुनाफा हो रहा है, यानी कि 6 का वैल्यू जब 360 के बराबर है तो 12 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 720 के। 720 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 720, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए, 6 से 12 जाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, उसी लिए 360 से जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 ही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a के 5 गुना और b के 5 गुना का योग a के 5 गुना और b के 9 गुना के योग का 3/5 है। a के 3 गुना और b के 2 गुना के बीच का अनुपात क्या है। देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले a का 5 गुना यानी कि 5 है, ठीक है, अब प्लस b का 5 गुना यानी कि 5b
का जो योग है ए के 5 गुना, ठीक है, और बी के 9 गुना का योग, बी के 9 गुना का योग के 3/5 के बराबर है, ठीक है, 3/5 के बराबर है। तो पहले यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालते हैं। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 इधर गुना करेंगे तो 5 पंजे 25 है प्लस 25 बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15 ए और प्लस 9 तिहाई 27 बी के, ठीक है। ए को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 15 गया तो 10 ए, और फिर बी को इधर ले जाएंगे तो 27 में से 25 गया, कितना बचा 2 बी। यानी कि ए और बी का जो रेशियो आया यहाँ देखिए 5 और रेशियो 1, 1 रेशियो 5 के अनुपात में आ गया। हमसे क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है, हमसे रेशियो पूछ रहा है 3a, मतलब ए के 3 गुने और बी के 2 गुने, यानी कि 3a रेशियो 2b पूछ रहा है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि 3 रेशियो 10 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 3 रेशियो 10 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक व्यक्ति ने अपने आय का 85% ए और बी वस्तुएं खरीदने हेतु व्यय किया और शेष राशि की बचत की। उसने वस्तु ए खरीदने हेतु 3110 रुपया और बी खरीदने हेतु 4455 रुपये व्यय की, तो उसकी बचत क्या है। देखिए पहले यहाँ समझिए, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर जो होता है व्यय प्लस बचत होता है, ठीक है। मान लीजिए उसका 100 रुपया आय है, जिसमें से उसने 85 रुपया खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना 15 रुपया, और 85 रुपया जो है ए और बी को खर्च करने में लिया है, मतलब ए पर भी खर्च किया है और बी पर भी खर्च किया है, यानी कि 85 किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, 3110 और प्लस 4455 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि उनकी बचत की राशि कितनी है, यानी कि 15 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए समझिए, इनको जोड़िए, 5 से 5 जोड़ेंगे, जब हमसे 15 का वैल्यू पूछ रहा है, तो जब 85 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 6, 4 और 1 5, ठीक है, और 4 और 3 7, 75 65 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए जब 15 का वैल्यू निकालेंगे तो 7565 और बटे में 85 और गुना का 15 हो जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 17 और 5 से इसको कटाएंगे तो 3, 17 से इसको कटाइए, 17 17 चौके 68, कितना बचा 7 6, फिर 17 चौके 68, 8 5 17 पंजे 85। अब 445 में 3 से गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 12 और 1 13, 3 चौके 12, 12 और 1 13, यानी कि 1335 रुपया जो हो जाएगा उसकी बचत हो जाएगी। 1335 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए डी, अब देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा बोर्ड मास से है, इसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन पहले देखिए, बोर्ड मास में आप एक बार टाइम लीजिए, लेकिन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें जो है पहले जो छोटा वाला क्वेश्चन है, चाहे जैसे जैसे लिखा है पहले वैसे सॉल्व करते हैं। 1/1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं। का है तो का साइन हो जाएगा। फिर छोटा क्वेश्चन में क्या है, 3/4, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 8/7 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। यानी कि इसको जब सॉल्व किए तो 3/2, का को अब गुना में 3 दूनी का 6 और बटे में 7 हो जाएगा। 2 से इसको कटा दीजिए, यानी कि यहाँ जो बचा 9/7, यानी कि पहले वाले जो पार्ट को सॉल्व किए तो उसके बाद क्या बचा है, तो केवल 9/7 बचा है। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस के साइन वाले को अब सॉल्व करते हैं। प्लस के साइन वाले को जब सॉल्व करेंगे तो क्या है, 1/2 और भागा, भागा में क्या दिया है, तो देखिए 5 दूनी का 10 और 4 14/5, ठीक है। अब माइनस में छोटा मझला ब्रैकेट है 2/3, ठीक है, और डिवाइड, डिवाइड में यह छोटा ब्रैकेट को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए समझिए, 1/3 प्लस है, 1/3 माइनस है, सीधे उसको कटा दीजिए। यहाँ हम लिख कर आपको बताते हैं। यहाँ देखिए छोटा ब्रैकेट में क्या क्या है, 1/2 है, प्लस 1/3 है, माइनस 1/3 है, माइनस 1/4 है। यहाँ प्लस माइनस है तो ये तो कट गया। यानी कि क्या बचा, 1/2 में से 1/4 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 और माइनस 1, यानी कि 1/4 बचेगा, ठीक है, 1/4 बचेगा। अब देखिए ये छोटा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हमें लिखना है, 2/3 है। यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, 9/7। यहाँ देखिए आराम से लिखते हैं, 9/7। अब प्लस का जो है 1/2, डिवाइड का जो है 14/5, और माइनस जो है छोटा ब्रैकेट में 2/3, भागा को गुना में चेंज करेंगे, ये 4 ऊपर पलट जाएगा, ऊपर में बचेगा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14/5 और माइनस का 8/3 बचेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 5 3 15, यानी कि 5 3 15, 14 3 42, 3 5 15, 8 5 40, यानी कि इसको सॉल्व करने पर क्या आया, 2/15। अब 2/15 सॉल्व हो गया, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9/7 और प्लस 1/2, भागा को गुना में चेंज करेंगे और 15/2 कर देंगे। यानी कि अब इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। यहाँ
क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 4 7 28, 15 7 105, 105 में जब 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 141 और बटे में 28, कटेगा तो नहीं, 141 बटे में 28 पूर्णांक में हमें लिखना है तो 28 पंजे 140 होता है ना, तो 5 पूर्णांक 1 बटे में 28 कोई ऑप्शन है, 5 पूर्णांक 1 बटे में 28, तो ऑप्शन ए में मौजूद है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें देखिए जब आप स्टेप वाइज पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। आप एक बार पूरा टाइम लीजिए, अगर फिर भी आपसे गलत होता है तो आप इसे स्किप करके जब अगली बार आइएगा, अगर आपके पास टाइम बचा होगा तो फिर इसे सॉल्व कीजिएगा, एक साथ 2 से 3 बार नहीं बनाइएगा, एक बार आप बनाकर देख लीजिएगा, अगर एक बार में आंसर ला देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं आता है तो इसे लास्ट में बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देते हुए बेचता है और 16.2/3% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए तो उसी अंकित मूल्य पर उसे कितने परसेंट छूट देना चाहिए ताकि उसको लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को हम 16.2/3% उससे हम क्या कर सकते हैं, पहले 100% को हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं ना, 100% को हम एक मानते हैं, 100% कोई चीज़ है यानी कि खुद में वो एक है। ठीक है, उसी तरह 30% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 30% को कहिएगा 3/10 लिख सकते हैं। जो जो यहाँ परसेंटेज है पहले उसको हम पूर्णांक में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। 16.2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/6 लिख सकते हैं। देखिए परसेंटेज के हम जो बुक से वो क्वेश्चन भी कराते थे वहाँ से भी देख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं वो भी हम बता देंगे। ठीक है, अब देखिए एमपी और सीपी के बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन को समझिए क्या होता है, 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है, और रेशियो में होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। 100 की जगह हम एक लिख सकते हैं ना, 100% यानी कि एक यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 16.2/3% का, तो 1 प्लस 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6। ठीक है, और रेशियो में क्या हो जाएगा, हम डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कि 100 को क्या लिख सकते हैं 1, और 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं यानी कि 3/10 लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ बचा 6 और 1 7/6, और यहाँ जो बचा 10 में से 3 गया 7/10, 7 से 7 कट गया तो रेशियो क्या बचा 10/6, यानी कि 5 से इसको कटाया 5, 2 से इसको कटाया तो 5 और 2 से इसको कटाया तो 3, 5/3 आ गया हमारा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी अंकित मूल्य पर उसे कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि उसको लाभ का प्रतिशत पूर्ववत रहे। और देखिए 10% उसका लागत मूल्य बढ़ा देते हैं, 5 और 3 से बढ़िया है कि 50 और 30 ले लेते हैं, बढ़ाने में आसानी पड़ेगा। अब लागत मूल्य ये हमारा एमपी, ये सीपी है और ये एमपी है। अब इस पर हम 10% बढ़ा दिए यानी कि इसको कितना कर दिए 33 कर दिए ना। हमें पहले जितना ही लाभ प्राप्त करना है, यानी कि पहले हम कितना लाभ प्राप्त करते थे, तो 16.2/3% का जो है लाभ प्राप्त करते थे। तो देखिए हमें कितना का छूट देना पड़ेगा, तो 33 का 16.1, देखिए इस पर लाभ कितना 1/6, 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6, यानी कि 6 रुपये की चीज़ को अगर हम 7 रुपये में बेचेंगे तब जाकर हमें 1 रुपये का लाभ होगा, यानी कि 7/6 पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, 7/6 पर बेचना पड़ेगा तो देखिए 3 से इसको करेंगे तो 2 और 3 से इसको करेंगे तो 11, 11 7 77/2 में बेचना पड़ेगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। अब देखिए एमपी कितना है, एमपी है हमारे पास 50, एमपी है 50 और एसपी कितना करना है तो 77/2 करना है। ठीक है, तो हमें कितना का छूट देना पड़ेगा, देखिए 50 इधर गुना कीजिए तो 100 रेशियो कितना हो जाएगा 77, 100 रुपये के सामान को हमें 77 रुपये में देना है तो कितना का छूट देना पड़ेगा, तो कहिएगा 23% का छूट दे दीजिए। 23% का अगर हम छूट देंगे तो हमें पहले जितना ही लाभ प्राप्त होगा, 23% कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी में। आप इस क्वेश्चन को समझे कि नहीं, हम इसी रिलेशन पर इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप इस मेथड से बनाइएगा तो आपसे एकदम टाइम नहीं लगेगा। यहाँ समझाने में हम इतना टाइम ले लिए हैं, वरना इस क्वेश्चन में आपको एकदम टाइम नहीं लगता, आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, इसमें देखिए एक बार फिर से आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से जो है बता देंगे। आज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब लास्ट के 2 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि योजना ए में 48,000 रुपये की धनराशि 12% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, और योजना बी में 48,000 रुपये की धनराशि 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, तो ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात। देखिए समझिए, यहाँ ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात पूछ रहा है।
एसआई में क्या होता है, रेट इनटू टाइम परसेंट होता है ना ब्याज, और जो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दोनों पर सक्सेसिव लग जाएगा। यानी कि 15% है ना, तो 15% पर 2 साल के लिए कर रहे थे, सक्सेसिव लगा दीजिए 15 + 15 और प्लस 15 × 15 और बटे में 100। क्योंकि यहाँ हमारा जो मूलधन है वो बराबर है, तो मूलधन जब बराबर है तो हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ रेट कितना है, तो रेट है 12%, टाइम कितना है 3 साल, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा 36, और रेशियो यहाँ क्या हो जाएगा 15 15 30, और 30 प्लस कितना हो जाएगा 15 15 225 2.25 हो जाएगा। तो 36 रेशियो इसको क्या लिखेंगे, 30 और 2 32.25 लिखेंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर गुना कीजिएगा तो 3600 और रेशियो कितना हो जाएगा 3225, किसी से कटेगा, कटा कर देखते हैं, 25 से ये कट जाएगा, 25 से कटेगा तो 25 से इसको कटाइए, जब 25 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना बचा 11, 25 से कम 25 11 जीरो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यहाँ 25 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 से जब इसको कटाएंगे तो 25 से कम 25, 7 2 25, 25 दूनी 50, 25 125, 4 4 8 1 9 7 1 8, किसी से कटेगा ये, यहाँ देखिए इसको कटाने में कोई गलती हुआ है, कम 25, 25 से कम 25, 2 1 3 5 8, ये तो ठीक है। 25 से कम 25 144 से कटेगा, ठीक है। ये देखिए 36 चुके 144, ये तो ठीक है। 25 से 30 यहाँ क्या बचा 7 2 25 दूनी 50, 22 सॉरी 29 हो जाएगा, 22 25 9 यहाँ 22 बचेगा तो 25 9 225। अब इसको देखिए 9 2 11 1 12 4 4 8 1 9, 3 से कटाइए, 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 चौके 12 कितना 2 4 3 8 24, यहाँ 3 से इसको कटाएंगे तो 4 और 1, यानी कि रेशियो जो हो जाएगा 48 रेशियो 41 का। कोई ऑप्शन है 48, सॉरी यहाँ 3 चौके और 4 तिहाई, देखिए 3 चौके 12 तीतरी 48 रेशियो 33 जो हो जाएगा, 43 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 48 रेशियो 43। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। एक बार फिर से आपको बताते हैं, यहाँ जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पर जो ब्याज आता है, रेट में और टाइम से गुना करेंगे तो हमारा ब्याज हो जाता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है 2 वर्ष का, इस पर सक्सेसिव लगा कर भी हम ब्याज पर बता सकते हैं। अगर देखिए यहाँ टोटल हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है 32.25% का, और यहाँ प्राप्त हो रहा है 36% का, और दोनों का जब मूलधन बराबर है तो हम सीधे ब्याज पर ही यहाँ जो परसेंटेज आ रहा है रेट और टाइम का, उसी पर हम यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ भी 48,000 से गुना करेंगे, यहाँ भी 48,000 से गुना करेंगे तो दोनों तो कट जाएगा, तो उसे लेने से कोई फायदा है नहीं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा 48 रेशियो 43 के अनुपात में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से इस टाइप से बना सकते हैं। नहीं तो आप पूरा अगर बनाकर सॉल्व कीजिएगा, पहले 48,000 पर 12% 3 वर्ष पर निकालिएगा, फिर 48,000 पर 15% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, फिर उसका रेशियो निकालिएगा, तो बहुत टाइम जाएगा। तो आप सीधे इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का 7 गुना है। तो मान लीजिए किसी विकर्ण का अगर 16 सेंटीमीटर दिया है किसी वर्ग के विकर्ण, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसका अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर और बटे में 2 यही होता है। यानी कि 16 का स्क्वायर 16 × 16 और बटे में 2 हो जाएगा, 2 से इसको कटा दिए तो कितना हो जाएगा 8। और अब जो अगला हमारा जो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई निकालना है, उसका जो एरिया है, उसका जब हम एरिया निकालेंगे तो वो जो है इसका 7 गुना है, यानी कि 16 × 8 का 7 गुना है। ये अब उसका देखिए इस क्षेत्रफल का 7 गुना है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ गया 16 × 8 × 7। तो अब अगर यहाँ से ए हम निकाले तो कितना हो जाएगा 16 × 8 × 7 का √। अब देखिए समझिए, फिर से आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उस क्षेत्रफल का 7 गुना है जिसका विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर है। तो उसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लिए कि जिसका विकर्ण 16 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 16 × 8 है, ठीक है। तो जब उसका क्षेत्रफल 16 × 8 है तो इसका 7 गुना जो है उस वर्ग के क्षेत्रफल का बराबर है जिसका हमें विकर्ण निकालना है। तो उसका 7 गुना इसके बराबर हो जाएगा छोटे वाले, मतलब बड़े वाले को छोटा मान लिया, छोटे वाले को, यानी कि यहाँ बी मानिए ना, सीधे बी स्क्वायर बराबर किसके 16 × 8 × 7 के। तो यहाँ से जब हम बी निकाले तो इसका √ओवर निकल गया। अब हमें निकालना है विकर्ण, तो विकर्ण क्या होता है √2b हो जाएगा, √2a होता है तो √2b हो जाएगा। यहाँ b हम मान लिए वर्ग की भुजा को, ठीक है, बराबर किसको हो जाएगा, तो इसमें √2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 16 × 8 × 7 × 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 8 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 2 16 है तो एक 16 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, तो 7, यानी कि उस वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा, तो 16 √7 हो जाएगा। 16 √7 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ देखिए
यहाँ गलती से 16√17 हो गया है, जबकि यहाँ 16√7 ही होना चाहिए। 16√17 नहीं होगा, 16√7 होगा। आप इसे सुधार लीजिएगा। अगर हो सकता है कल जब इसका सॉल्यूशन आएगा तो आप वहाँ देखिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 16√7 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई कहीं गलती नहीं है, क्योंकि 7 गुना ही दिया है क्वेश्चन में भी। 7 गुना है 7 टाइम्स। ठीक है, तो 7 गुना जब है तो रूट में 7 आएगा ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसे 15 क्वेश्चन बन गया, अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। 15 क्वेश्चन सबमिट। आज के टोटल जो है दिल्ली पुलिस में है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आप इसे जरूर समझिएगा। 1 मिनट रुकिए, सबमिट कर दिए हैं, प्लीज़ वेट। थोड़ा स्लो चल रहा है। व्यू रिजल्ट देखिए, 15 क्वेश्चन बनाए हैं, 15 करेक्ट है। अभी तक 16,721 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है। अगर आपने देखिए, इसमें हम एसएससी जीडी को भी सॉल्व करा दिए हैं और दिल्ली पुलिस का भी सॉल्व करा दिए। अगर दिल्ली पुलिस में आज क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया था, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो इसे फिर दोबारा क्वेश्चन की मतलब कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।